गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 12th क्लास की वितान और भाग 2 और वितान का फर्स्ट चैप्टर सिल्वर बैडिंग। यहाँ से भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हमें एनसीईआरटी का में जो जितना कुछ भी दिया हुआ है वो सब कुछ करना है। जो डिलीटेड चैप्टर हैं वो भी हमें करने हैं, क्योंकि वो डिलीटेड 12th के लिए है, हमारे लिए नहीं है। पिछले से पिछली बार जितने डिलीटेड चैप्टर थे उनमें से सभी में से प्रश्न किए गए थे। ये चैप्टर डिलीटेड नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी जो डिलीटेड चैप्टर है वो भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सिल्वर बैडिंग ये एक लंबी कहानी है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है ये कहानी। और ये जो कहानी है वो शिल्प में जोशी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। ये आपको याद रखना है। सिल्वर बैडिंग क्या है? एक कहानी है। सिल्वर बैडिंग क्या है? एक कहानी है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। अब ये देखिए, आपको ये पंक्तियाँ देकर पूछा जा सकता है कि ये इन पंक्तियों से कौन सी कहानी है जो इससे संबंधित है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का मूल्य कहीं नहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इन प्रॉपर, ये दो शब्द हैं जो पूरी कहानी में इस्तेमाल होते हैं। सम हाउ इन प्रॉपर को तो यशोधर बाबू बोलते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। जो हुआ होगा किसनदा के संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, जो कि बाद में यशोधर को भी लगता है कि मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है। ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, मतलब जैसा है सब ठीक है। तो समहाउ इन प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। अनिर्णय जिसको हम जज नहीं कर सकते। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों द्वंद्व, भीतर के द्वंद्व होता है दो चीज़ों के अंदर, यानी कि आधुनिकता में और जो अपने सिद्धांत है प्राचीन काल के, उन सिद्धांतों के बीच द्वंद्व है। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में है। यानी कि वो ये नहीं कहते कि आधुनिकता गलत है या सही है, बस वो निर्णय ही नहीं कर पाते कि क्या गलत है क्या सही है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इन प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इन प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यशोधर के जो देश के प्रॉपर विकास भी, देश का के विकास के साथ साथ मूल्यों का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है, वही यशोधर बाबू इसमें बता रहे हैं। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिल्वर बैडिंग मनोहर श्याम जोशी। जब सक्सेना ऑफिसर वाई.डी. पंत ने, वाई.डी. पंत कौन है? यशोधर बाबू, आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह में से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। कलाई यानी जो हाथ पर उन्होंने घड़ी बांध रखी थी। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। सुस्त यानी वो पीछे चल रही थी, जो उनकी हाथ घड़ी थी उससे। फाइल ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर थे। माथ हाथ होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं। चलते चलते जूनियरों ने जो मनोरंजक बात कर
दिन भर की शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यानी कि जो यशोधर बाबू जिनको फॉलो करते थे, यशोधर बाबू जिनके आदर्शों सिद्धांतों को मानते थे, वो थे किशनदा, जिनका असली नाम है कृष्णानंद। कृष्णदा पांडे उनका नाम था। तो वो कहते हैं कि जो जूनियर्स थे वो काम में लगे हुए हैं और सारे शुष्क व्यवहार, मतलब बिजी दिखा रहे हैं, कोई हंस नहीं रहा, इसलिए वो उनसे चलते चलते कुछ हंसी मजाक करने के तरीके से उनको कह देते हैं कि तुम्हें देखकर जो दफ्तर की घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है। इस तरह से वो उनको मजाक करते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, असिस्टेंट ग्रेड यानी कि जिसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई है असिस्टेंट ग्रेड में, और चड्डा उसका नाम है चड्डा, जिसकी ने कहा, जिसकी चौड़ी मोरी वाली पतलून है, मतलब उस समय का जो पहनावा था, मोरी होती है जो पैंट के लास्ट में होती है आखिर में, तो वो चौड़ी यानी बड़ी मोरी वाली जैसे बेल बॉटम होती है, पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो जो छोकरा है चड्डा वो न्यू जनरेशन का है, और जो कपड़े हैं वो उनके अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े हैं, इसलिए वो कपड़ों के बारे में बताया गया है जो कि यशोधर बाबू को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। साथ में उनके अंदर ना मूल्य नहीं है, यानी संस्कार नहीं है, ये भी दिखाया गया है कि वो हमेशा की तरह उनके साथ बदतमीजी से थोड़ा बोलते हैं और कहते हैं कि बड़े भाई आपके चूनेदानी जो उनकी घड़ी है, क्योंकि घड़ी काफ़ी पुरानी थी जो उन्होंने हाथ पे बांध रखी थी, उसके बारे में उसका मजाक उड़ाते हैं। पंत जी चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। यानी कि पंत जी ने उनको जवाब दे दिया, धृष्टता होती है जो बदतमीजी उन्होंने की उसको अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर यानी थोड़ा और बदतमीज होकर कहा, पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया, यानी कि अब उनको ऐसी बदतमीजी का विरोध वो नहीं करते थे। मन ही मन वह उस जमाने को याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाऊ यह तो, अब तो और डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यानी कि जो उनके कर्मचारी हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि आपके पास जो घड़ी है वो तो बहुत पुरानी है, आपको अब नई ले लेनी चाहिए। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। अब ये कौन कहते हैं, यशोधर बाबू कहते हैं कि ये घड़ी उनको कब मिली थी, उनकी शादी में मिली थी, इसलिए वो कहते हैं कि हम तो पुरानी चाल की, हमारे लिए पुरानी घड़ी ही सही है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। नहले का दहला जिसको आजकल हाईफाई बोला जाता है, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो याद रखना है कि यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, यानी कि हाई फाई जो कहते हैं, और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर बाबू पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक। अब यशोधर, ये जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में जा रही है, यानी कि यशोधर बाबू अपने बारे में पुराने समय की बारे में बता रहे हैं कि जब वो पहली बार नौकरी की तलाश में शहर आए थे और वो किशनदा से मिले थे, रोजी रोटी की तलाश में आए थे, और तब उन्होंने क्या थी, मैट्रिक पास की हुई थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए थे, यानी कि पहाड़ों में से आए हुए कितने ही किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ों से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाने होने से पहले उनके यहाँ
रह जाते थे। ठीक ठिकाने होने से पहले मतलब नौकरी मिलने से पहले, घर बसने से पहले उनके यहाँ ही रहते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ, यानी जो किसंदा का किचन था वो एक मैस की तरह था। सारे मिलकर सामान लेकर आओ, मिलकर ही पकाओ और सारे मिलकर खा लो। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यानी कि यशोधर बाबू जब नौकरी के लिए आए तो उनकी उम्र क्या थी, कम थी, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिली। तो किसंदा ने उन्हें अपने मैस में रसोइये के रूप में नौकरी दे दी। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा ले और गांव पैसा भेज सके। उस समय 50 रुपये की बहुत अधिक कीमत थी। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। यानी कि बाद में जो किसंदा थे उन्होंने यशोधर बाबू को जहाँ पर किसंदा नौकरी करते थे वहीं पर नौकरी दिलवाई और काम में भी उनका मार्गदर्शन किया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने सक पकाकर यानी एकदम अचानक से झिझक कर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होता है आमने सामने, मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ये डेट आपको याद रखनी है, 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेप गए, यानी शर्मा गए, झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किसंदा से सीखी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ ने बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्ढा बोले, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, कस्टम रिवाज, इस पर इंस्टेड करना, दैट मैं सम हाउ इन प्रॉपर फाइंड करता हूँ। यानी कि बीच में इंग्लिश और बीच में हिंदी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, अगर आपको पार्टी करनी है तो लो 10 रुपये और आप पार्टी कर लो। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े भाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में से 150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य होता है, ज़ीरो हो। यानी कि हमेशा अपने पर्स में कितने रुपए रखते हैं, 150 रुपये रखते हैं। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते थे, इधर पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। क्योंकि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो कहते हैं कि हमारी इंसल्ट होती है कि आपके जो पिता हैं वो अभी भी साइकिल चलाते हैं। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को सम हाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात ही सोचना ही क्यों। यानी स्कूटर यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता और कार है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कार खरीद सके, इसलिए कार के बारे में सोचते नहीं हैं। साइकिल बच्चे नहीं चलाने देते, इसलिए वो पैदल ही दफ्तर जाते हैं। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर, इसरार यानी मनाने पर करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत जो कर्मचारी लोगों ने से
चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसनदा की परंपरा में है, क्योंकि यशोधर बाबू किसको फॉलो करते हैं? किसनदा को, इसलिए किसनदा के अनुसार ही वो ये सब करते हैं। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पे गपास्ट यानी बातें हाँकना में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान यानी उसके बगीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनने तथा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है, मतलब बुरी लगती है। बब्बा बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हो जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। कौन? जो यशोधर बाबू के बच्चे हैं। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं, इस क्रिटिसिज्म को अनसुना कर देते, इग्नोर कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसनदा के अनुसार यही निशानी है, यानी अपने सिद्धांतों से वो कभी चूकते नहीं हैं। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना जुलना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं, तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। यानी कि किसी भी तरह से आगे इसका कारण बताया जाएगा कि वो घर क्यों नहीं जल्दी पहुंचना चाहते। वो दफ्तर से जल्दी निकल जाए या सारा काम कर ले, फिर भी वो उनको घर 8 बजे ही पहुंचना होता है। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। अहाते स्थान कह सकते हैं, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ पर 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। कौन सी जगह तोड़कर? गोल मार्केट तोड़कर। यशोधर बाबू को पता नहीं कि ये लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत, यानी यशोधर बाबू उनको जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये ठीक कर रहे हैं या गलत। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों में गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। यानी कि उन्हें अगर जो मकान उनसे छीन लिया गया तो वो किसी और मकान में चले गए, लेकिन गोल मार्केट उन्होंने नहीं छोड़ा। मार्केट ढहाए जाना यानी ख़त्म कर देना। उन्हें एंड्रयूज़गंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है। यानी जहाँ पर वो जॉब करते हैं, वहाँ जॉब करने के कारण उन्हें एक अच्छी जगह पर क्वार्टर मिलता है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसनदा वहीं रहते थे, इसलिए उनको उस जगह से बहुत लगाव था। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र के इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। फिक्रा मतलब जो वक्तव्य है उसको कहा गया है। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। तो अब ये कारण बता रहे हैं कि वो घर जल्दी लौटना क्यों नहीं पसंद करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट की होती है जॉब। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ नहीं आती। यानी कि उन्हें अपना बच्चा तो साधारण लगता है, लेकिन जो वेतन वहाँ पर दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। किसको? यशोधर बाबू को। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। पेंच होना मतलब गड़बड़। यशोधर जी का छोटा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर यशोधर बाबू के बच्चों में के बारे में बताया जा रहा है, कितने बच्चे हैं, कौन है, क्या क्या कर रहे हैं। जो दूसरा बेटा है वो IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल एलाइड
सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। यानी कि जो पहले जो जॉब थी उसमें उनका जो नंबर आ गया था उनके बेटे का, और फिर भी उसने वहाँ पे ज्वाइन करना मना कर दिया क्योंकि उन्हें एआईएस बनना था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार कर चली आ रही है, यानी कि जो भी रिश्ते उनके लिए लाए जा रहे हैं उसकी बेटी के लिए, वो उनको सबको मना कर देती है, और क्या करना चाहती है, डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा लेने के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। ये यशोधर बाबू की बेटी है, 3 बेटे और 1 बेटी है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। यानी कि अच्छी सैलरी तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन जो पैसा अपनों में ही परायापन पैदा कर दे उसका क्या फ़ायदा। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है। एनीवे जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है 2 पीढ़ियों के गैप में, जनरेशन गैप पर, यानी 2 पीढ़ियों में किस तरह से उनके सोच में, विचारों में जो अंतर होता है और किस तरह से उस अंतर के कारण मतभेद क्रिएट होते हैं, वही इसमें बताया गया है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, यानी कि उनके अंदर वो सारे संस्कार हैं जो शुरुआत से उनके अंदर थे, वो आधुनिक नहीं है, तथापि लेकिन फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी उन्हें भी मोड़ बना डाला है। यानी कि वो सिर्फ अपने बच्चों को, जब किसंदा कहते भी ये सब आधुनिकता अच्छी नहीं है, ऐसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं है, तो जो उनकी माता जी है यानी कि यशोधर बाबू की पत्नी, वो क्या करती है, उनका पक्ष लेती है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार के पीछे ही पीछे बहुओं ने गजब के तनाव थे। यानी अब यशोधर बाबू की शादी हुई थी, जब वो गांव से ताऊ जी उनके यशोधर बाबू के साथ गांव से आए जो ताऊ जी, और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे, यानी वो 3 जो थी विवाहित जोड़े वहाँ रहते थे। इस संयुक्त परिवार के पीछे ही पीछे जो संयुक्त परिवार था, जो बहुएं थी, उनमें गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कह नहीं पाता था, यानी बहुओं की आपस में बनती नहीं थी। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। यानी कि पत्नी शिकायत करती है कि अब तुम मेरे बच्चों को सुना रहे हो, उस समय क्या हो गया था जब आपके घर वाले या वो देरानी जेठानी मुझे ऐसे बोलती थी, तब तो आपने कभी मेरा पक्ष नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी, यानी कि घूंघट वगैरह निकालना उनको पड़ता था। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। यानी ये सारी बातें किसको बताती है, बच्चों को। और बच्चों को क्या लगता है कि जो हमारी माता जी हैं उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, संप्रीति उनको प्रकट करते हैं। फिर ये वह यशोधर जी से उन्मुख होकर, यानी यशोधर जी उनको बुरे लगने लग जाते हैं, अपने पिता में कमियां नज़र आने लग जाती हैं, तो होकर कहती है तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं, मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी। यानी कि यशोधर बाबू को कहती है उनकी पत्नी कि मैं आपकी बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, यानी कि जिस हद तक मेरे को अच्छी लगेगी या मेरे लिए इजी रहेगा मानना। अब मेरे कहने से यह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। यानी कि वो कहती है कि अब मैंने कह दिया भी, मेरे से ये दिखावा नहीं होगा, पुरानी चीज़ों को घूंघट वूंघट करना, ऐसी चीज़ें मेरे से नहीं होगी। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहा से लो करे तमाशे कहकर उनका विद्रोह और मजाक उड़ा देना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं जो वो अपनी पत्नी के लिए कहते हैं, जैसे कि बूढ़े मुँह मुहासे लोग करे तमाशे, यानी कि अगर बूढ़ी अब तुम बूढ़ी हो गई हो और अब तुम साड़ी सूड़ी लिपस्टिक वगैरह लगाओगी तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे।
अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। यानी वो अपनी पत्नी को तो ये कहते हैं, लेकिन मन मन उनको ये लगता है कि ये तमाशा उनका नहीं बल्कि यशोधर बाबू का खुद का बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए, निश्वास होता लंबा सांस छोड़ते हुए, यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी जाती, यानी कि जो अपनी ज़िंदगी है वो अपने समाज के लिए डेडिकेट कर दी जाती और शादी ही ना करते, जिस तरह से किशनदा ने नहीं की थी। ऐसा ख्याल आ रहा है यशोधर बाबू के मन में। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, यानी कि जो बचपन से ही जैसे अकेला रहा किशनदा और फिर बुढ़ापा भी उनका सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उनके द्वारा उपकृत, यानी जिन सब लोगों पर किशनदा ने उपकार किया था, उन्हें अपने यहाँ पे शरण दी थी, उन्हें यहाँ अपने खाना दिया था, उन सब लोगों को जब अच्छी जगह पे नौकरी मिल गई, अच्छी जगह पे उन्होंने मकान बना लिए, तो वो किशनदा के उपकारों को भूल गए। इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि यशोधर बाबू उनको फॉलो करते थे, उनको बहुत पसंद करते थे। यशोधर बाबू उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन वह भी नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है, विचित्र यानी कि आश्चर्यजनक बात, अद्भुत बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, बिरादर यानी कि जो उनके आसपास के उनके परिवार के कोई व्यक्ति था, उनसे उनकी मृत्यु का कारण यशोधर बाबू ने पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जो हुआ होगा का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि जो नसीब में लिखा था वही हो गया, या जो होना था वही हो गया, उसका पता नहीं है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पहले तो यशोधर बाबू सोच रहे थे कि मेरे को भी किशनदा की तरह शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपना जो जीवन है वो समाज के लिए डेडिकेट कर देना चाहिए था, लेकिन अब यशोधर बाबू को ख्याल आ रहा है कि किशनदा ने शादी नहीं की और तो दूसरों ने, किसी दूसरे लोगों ने तो उनका सहारा नहीं दिया। अगर उनके बाल बच्चे होते तो उनकी मृत्यु ऐसे नहीं होती, मतलब किसी को कारण ही नहीं पता कि किशनदा किस वजह से मारे गए, उनको क्या बीमारी हुई, क्या तकलीफ हुई। तो यशोधर बाबू सोचते कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते उनकी मृत्यु ऐसे ही होती होगी, मतलब कुछ पता ही नहीं लगता होगा कि वो क्यों क्यों उनकी मौत हो गई। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर यशोधर जी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जैसा बच्चे कर रहे हैं वो कोई खास सेवा उनकी करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूलते हैं कि गधा पच्चीसी में क्यों कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। गधा पच्चीसी यानी जवानी के समय होश नहीं होता, वो क्या करता है उसमें उसे समझ नहीं होती और बाद में उसको वह अपने आप समझदार हो जाता है वक्त के साथ साथ। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं, यद्यपि युवा जो यशोधर है उसको इस चीज़ का विश्वास नहीं होता, जो बात वो कहते हैं गधा पच्चीसी वाली, तो किशनदा
उनको बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। किसंदा खुद अपना एग्जाम्पल देते हुए, मैं भी जब जवान था ना तो बहुत सारी शरारतें करता था। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर जो यशोधर बाबू हैं वो भी अपने दिल को समझा रहे हैं कि अभी ये बच्चे हैं, जब समझदार होंगे तो मतलब इनको समझ हो जाएगी इन चीज़ों की। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। यानी कि जब ये जिम्मेदार होंगे तो समझदार हो जाएंगे। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। यानी कि जवानी में वो ऐसी ही शरारतें करते। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया होती है कमेंट करना, अपने बच्चों को कहते हैं कि जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सैनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यानी कि उनके बच्चों को ये लगता है कि वो जो उनके लिए कर रहे हैं वो एहसान जता रहे हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 1 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। यानी जो इस 2 की 4 करने वाली ये जो स्वार्थी दुनिया है, ये किसको मंजूर नहीं है? यशोधर बाबू को। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि पप्पा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है। क्योंकि देखिए स्वार्थ का समय, सभी अपने बचत की सोचते हैं, तो यशोधर बाबू भी ये सोचते हैं कि शायद उनके बच्चे सही कह रहे हैं कि उनको फ्लैट मिल रहा था और वो फ्लैट उन्होंने लिया नहीं। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की यह उक्ति अब भी जचती है। उक्ति होती है वाक्य। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। यानी कि कोई बात नहीं, मूर्ख लोग जो मकान बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो मकान बनाते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। और सयाने क्या करते हैं? उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस ये कौन सोचते हैं? यशोधर बाबू सोचते हैं। पुश्तैनी होता है जो पुश्तों से जो विरासत में मिला हुआ है, पुराने घर। आगे देखिए, गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि जहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। यानी कि पुश्तैनी घर को में जाकर रहना बहुत मुश्किल काम है। बच्चे बहस में जब तक यह तर्क दोहराते हैं तब तक उसने कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। जिस क्वार्टर में जहाँ किसंदा रहते थे वहीं पास के ही क्वार्टर में जो यशोधर बाबू रहते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई ना कोई लड़का सरकारी नौकरी में आएगा तो वो क्वार्टर उनको वापस मिल जाएगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं, रेखा से अंकित कर देते हैं, यानी अंडरलाइन करना। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यानी कोई बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगा तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। यानी कि अंदर से खुश नहीं होते बल्कि अपनी पत्नी को हंसकर दिखाते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। यानी कि उत्साही होने का प्रयत्न कि भगवान की पूजा पाठ ये सब। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल का नाम है चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे।
अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं, यानी कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा आस्तिक या अंधविश्वासी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं, यानी कि जैसा किशनदास जितने धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जैसे वो भगवान को मानते थे, ठीक वैसे ही यशोधर बाबू मानते हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदास की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए, अब तो मोह माया के साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ, बानप्रस्थ की मतलब बानप्रस्थ होता है जब घर गृहस्थी से मुक्त हो जाते हैं और तपस्या के लिए रत होते हैं। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। यानी कि हमें अपनी इस दुनिया की नहीं, अपनी ज़िंदगी की नहीं, परलोक जो स्वर्ग में पहुंचना उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो न मांगे। ये कौन कह रहे हैं? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। यानी कि उनके जो भाव हैं वो बार बार भटक रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान है वो गीता में नहीं लग रहा है, और इसलिए जो यशोधर बाबू है वो खुद को समझाते हैं। तो आज का चैप्टर हम यहीं तक करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको KVS HTET और जो दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि रीट, यहाँ पर अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे, इसके अलावा हिंदी साहित्य भी मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करवाऊंगी, जहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप किसी भी तरह की वीडियो चाहते हैं, किसी भी चैप्टर पर, कोई लेसन प्लान पर या किसी भी तरह की, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं वैसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि दिन में आपको 3 से 4 वीडियो ज़रूर मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।